नमस्कार। सही समय पर उपस्थित हो गए हैं। आशा है आप सब भी उपस्थित हो रहे होंगे। 4 बज चुका है। आज खूब बादल छाए हुए हैं बम्बई में, अंधेरा टाइप का लग रहा है। कल हम लोगों ने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा की थी। भलाला जी उपस्थित हो गए हैं, सुनील राठौर जी उपस्थित हो गए हैं, लवलीन कश्यप जी, योगेश महाजन जी, दिनेश राय जी, विकास चौधरी जी बिल्कुल सही समय पर उपस्थित हो गए हैं। कुछ पहले प्रश्न ले लेते हैं। कल मैं आप सबका नाम लेना भूल गया था, तो आप इस बात को दिल से मत लीजिएगा। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गट्स के मूवमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया था त्रिफला घृत का सेवन कराएं। आज के प्रश्नों में उन्होंने पूछा है कि त्रिफला घृत का यदि वो न ले पाए, व्यक्ति पेशेंट नहीं ले पाए, तो क्या करें गट्स के मूवमेंट्स बढ़ाने को। ऐसी अवस्था में अमलतास गूदा 10 ग्राम, 10 से 20 ग्राम, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लें। ऐसा सुबह शाम खाली पेट में दोनों टाइम 1 हफ्ते देवें। इससे काफ़ी मूवमेंट बढ़ जाएगा। डॉक्टर धीरज कुमार ने एंटीरियर यूवाइटिस के बारे में पूछा है और व्हाइटनेस इन कॉर्निया, ये दोनों आँख की बीमारियां हैं। यूवाइटिस मीन्स मिडिल लेयर ऑफ आई में, मिडिल लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको बोलते हैं यूवेटाइस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज आइराइटिस। आइरिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं आइराइटिस। इसमें सिम्टम होते हैं विजन प्रॉब्लम, क्लाउडी विजन, स्पॉट का हो जाना, आई पेन, रेडनेस, फोटोफेबिया, हेडेक और स्मॉल पिपल हो जाती है, छोटी पिपल हो जाती है। वाइटनेस इन कॉर्निया में सामान्यतः तो क्लियर होती है, लेकिन कई बार कॉर्निया क्लाउडी हो जाती है। कई बार उसमें वाइट स्पॉट जैसा दिखने लगता है, पिपल भी वाइट दिखने लगती है। इसमें पेन, आंसू आना, रेडनेस, विजन चेंजेस आदि लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। इन दोनों में त्रिफला घृत से अक्षिवस्ती कराइए। 11 दिन के 2 कोर्स कराइए। 11 दिन कराइए, 11 दिन नहीं, ऐसे 2 कोर्स करिए कम से कम। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, शतावरी और मुलेठी का चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन कराएं। दूसरा, त्रिफला घृत 10 ग्राम भोजन के काल में करीब 11:30 बजे दोनों टाइम देवें, अनुपान उष्ण जल। और डेली त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन करें नेत्रों का, प्रातःकाल और सायं सोते टाइम, दोनों टाइम त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन। साथ में आई टोन का भी सेवन आप कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप डालें। धीरज कुमार जी उपस्थित हो गए हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया। डॉक्टर विजय सैनी, उनका एक पेशेंट है 32 ईयर्स, एपिटाइट बहुत कम है, कॉन्स्टिपेशन है और लिवर की भी प्रॉब्लम उसमें रहती है। तो सबसे पहले एपिटाइट लॉस, इसमें अष्टांग लवण, दारी मास्टर चूर्ण, इससे बड़ा अच्छा लाभ होता है, पेशेंट को खाने में इच्छा बढ़ती है। दूसरा, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षण, लवण और अदरक भोजन के पहले पेशेंट का सेवन कराएं, इससे भी भूख बढ़ती है। कॉन्स्टिपेशन में निश्चित रूप से आप विरेचन करा दें, आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से, और विरेचन कराएं। अगर विरेचन पेशेंट न कर पा रहा हो, नहीं करना चाहता हो, तो डेली भोजन के
काल में लगभग 11:30-12 बजे 20 ml त्रिफलाक्वाथ दोपहर को और शाम को उष्ण जल के साथ इसका सेवन लगातार कराएं। और रात्रि में अमलतास का गूदा 20 ग्राम लेके 4 कप पानी 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा प्रतिदिन भोजन के 2 घंटे बाद सेवन कराओ। इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा और जब मोशन क्लियर होगा तो भोजन में भी रुचि होगी पेशेंट को और लीवर प्रॉब्लम भी ठीक होगी। इसके अलावा लीवर के लिए आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। अब आइए डॉक्टर कमलप्रीत धीमान, इन्होंने एक पेशेंट है, उनका बीपी हाई रहता है, क्या ट्रीटमेंट करें। तो यदि आपको पास शिरोधारा की व्यवस्था हो तो आप शिरोधारा कराएं और विरेचन कराएं। शतावरी घृत या पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान लेने के बाद विरेचन करा दें। विरेचन से जो दूषित पित्त है वो बाहर निकलेगा और ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। इसके बाद एक योग मैं हमेशा बताता हूँ। शंख पुष्पी चूर्ण 100 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 50 ग्राम और 50 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, ये तीनों मिला लीजिए और ब्लड प्रेशर की अवस्था अनुसार आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन हम कर सकते हैं। इसके अलावा सर्पगंधापटी टैबलेट अबाना 2 गोली दिन में 2 बार। मोशन क्लियर रहे इसका हमेशा ध्यान रखें। तली मली चीज़ें बिल्कुल न खाएं, नमक थोड़ा कम कर दें। तो सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, इसका ध्यान हमेशा आपको रखना है। शिवम माहेश्वरी, उनका एक पेशेंट है 32 इयर्स, फीमेल है, मल्टीपल लाइपोमा इन होल बॉडी, आयुर्वेद में इसको ग्रंथि बोलते हैं। वातादेह मांसस्रक्ष दुष्टा संदूष मेदस कफानुभुत्तम वृत्तोनुतम विग्रथितम सोपम ग्रथि इति रोगाः। लाइपोमा है और ये पहले डायबिटीज़ के कारण भी लाइपोमा होता है। यदि डायबिटीज़ है और लाइपोमा हो गया तो बहुत कष्ट साध्य है। अगर ये काफ़ी पुराना हो गया हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो इसमें वमन और विरेचन, क्योंकि ग्रंथि जो है कफ प्रधान व्याधि है, तो वमन और विरेचन कराएं और उसके बाद लेखन बस्ती लगाएं। त्रिफला, गिलोय, वायविडंग, इनका काढ़ा बना लें और इसमें गोमूत्र 50 ml, त्रिफला घृत 50 ml, यवक्षार 50 ml डाल 50 यवक्षार 10 ग्राम डाल करके और ये बस्ती देवें। तो वमन, विरेचन, लेखन बस्ती और साथ साथ में कांचनादि गुल, गोक्षुरादि गुल, इसका सेवन भी लगातार कराएं। ये लगातार आप 6 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। बस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन करें कि उसको छुए नहीं, दबाएं नहीं, बार बार टच नहीं करें, क्योंकि जितनी बार टच करेंगे उसमें स्टिमुलेशन होता है और ग्रंथि और बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। विनोद पटेल, फीमेल पेशेंट है, सीवियर माइग्रेन है 10 साल से। निश्चित रूप से आपने सारे डायग्नोस करा लिए होंगे। ब्रेन ट्यूमर इसको नहीं होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। माइग्रेन में बहुत अत्यधिक लाभ करता है शिरोधारा। अश्वगंधा बलादि तैल से शिरोधारा करिए। साथ में जो मैं योग देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रयोग लगातार 3 महीने तक कराइए। वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, शिराशूल वज्रिणी रस 250 मिलीग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसी दिन में 3 बार
ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा, प्रातःकाल एक मैं हलवा आपको बता रहा हूँ, एक दवा, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। चने की दाल करीब 20-25 ग्राम रात्रि को भिगो दीजिए। प्रातःकाल इसको अच्छी तरह पीस लीजिए। 50 ml घृत में, शुद्ध घृत में इसको भूंजिए और 50 ग्राम ही शक्कर डालकर हलवा जैसा निर्माण कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो बादाम, काजू आदि भी डाल सकते हैं और सूर्योदय के पहले इसका सेवन कर लें, ऊपर से दूध पिएं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसका आप प्रयोग करें। दूसरा, पथ्यादि को आदि इसमें ज़्यादा लाभ करता है, आप भी प्रयोग करते होंगे। दिक्कत यह है कि हम लोग 15 दिन 20 दिन लिया, उसके बाद पेशेंट को लाभ नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मिनिमम 3 मंथ आप दवा देंगे तो निश्चित लाभ होगा। चरक ने सिफेग्रेन टैबलेट, चरक की कंपनी की है, 2 गोली दिन में 2 बार। सिफेग्रेन ड्रॉप भी उसी में रहता है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को। ये सब सम्मिलित ट्रीटमेंट करें। कॉन्स्टिपेशन हो तो विरेचन करा दें, अन्यथा एरन भ्रष्ट हरित की रात्रि में आधा चम्मच प्रतिदिन सेवन कराएं, जिससे वायु का अनुलोमन, अपान वायु की विकृति कोई ना हो। यह हमको ध्यान में देना है, इससे माइग्रेन बिल्कुल ठीक होगा। मनीष खरे, इन्होंने हीमोफीलिया के बारे में पूछा है। हीमोफीलिया एक आर्थिक कंडीशन है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट में होती है। कोई भी इंजरी हो जाए तो सीवियर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, क्लॉट नहीं हो पाता है। पेशाब मल प्रवृत्ति के साथ भी रक्त की प्रवृत्ति हो जाती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। गम्स के माध्यम से भी ब्लीडिंग कभी कभी प्राप्त हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार से इसको तिर्यक रक्त पित्त के अंतर्गत हीमोफीलिया को, परप्यूरा को, हीमोफीलिया को रखते हैं। और इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से चरक ने कहा है, वैदूर मुक्ता मणिगैर का नाम, मृत शंख हेम आमलोदकोद का नाम, मधुदकस इक्षुरसश्चैव पाना क्षमव गच्छति रक्त पित्तम। तिर्यक रक्त पित्त के लिए वैसे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अक्षीण बलमांसस्य रक्त पित्तम यदस्ता तद्दोष दोषो नादो स्तंभनम हरति। लेकिन अगर हीमोफीलिया है तो तत्काल रोकने का प्रयास करना है। इसके लिए बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, स्वर्णसूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, धाय पुष्प 2.5 ग्राम, ऐसे दिन में 3 या 4 बार मात्रा दें। यदि नासा से स्राव हो रहा हो तो दूर्वास रस, लेकिन चूँकि तिर्यक रक्तपित्त है तो गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है, इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। गम्स से यदि ब्लीडिंग हो रही हो तो पंचवल्कल क्वाथ का कवल धारण या गंडूस धारण कराएं। यह उपलब्ध न हो तो सडंग पानी से आप गंडूस कर सकते हैं, या शीतल द्रव्यों से सिद्धित दुग्ध का भी आप गंडूस धारण कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें आप कामयाब हो सकते हैं यदि लगातार दवाई पेशेंट लेता है। एनीमिया हो तो अभ्रलो हो या मंडूर भस्म का प्रयोग आप करें। इसके अलावा शीतल द्रव्य, स्तंभक द्रव्य जैसे धाय पुष्प बताया, नाग केसर है, शतावरी चूर्ण है, इन सब का भी सेवन पेशेंट में करना चाहिए। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी ने पूछा है, उनका 30 इयर्स का पेशेंट है, फीमेल है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है और हैवी मेंसेस है। अब जो कि फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड के कारण भी अधिक मात्रा में मेंसेस होना प्रारंभ हो जाती है, तो अपने को फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट देना है। इसमें जो वस्ती का प्रावधान है
उसमें शोथ हर वस्ती देना चाहिए। शोथ हर वस्तु में वरुणादिक्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ 50-50 ग्राम लेके वस्ती बनाएं और इसका सेवन कराएं। इसके बाद फल घृत की वस्ती, फल घृत की उत्तर वस्ती देने से भी लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद कुटज और गंभारी, इनके क्वाथ की वस्ती देने से भी फाइब्रॉइड में लाभ होता है। इसके साथ ही साथ गोक्षुर चूर्ण, गोक्षुर आदि बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, कांचनादि बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इनका भी सेवन लगातार। और लक्षण अनुसार ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग रोकने के लिए प्रक्रिया करें। एनीमिया हो गया हो तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो लक्षण अनुसार ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर कमलप्रीत धीमान, इन्होंने एमेनोरिया विदाउट प्रेगनेंसी, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, लगातार 2-3 महीना दवा देने से ठीक हो पाएगा। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, एलोवेरा जूस 1 चम्मच, आमल की जूस 1 चम्मच दिन में 2 बार, प्रातः एवं सायं, इसका सेवन कराएं। साथ में लाक्षणिक चिकित्सा, अगर वाइट डिस्चार्ज भी निकल रहा हो तो पुष्यानुक चूर्ण आदि का सेवन या ल्यूकोसिन टैबलेट आती है उसका प्रयोग करें। और चरक एक M2 टोन सिरप एक आता है, M2 टोन 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, ये भी बहुत अच्छा एमेनोरिया के लिए अच्छा है। हीमोग्लोबिन कम हो तो लोहासो द्राक्षासो का सेवन कराएं, अभ्रलोह का सेवन कराएं। तो जो और लक्षण यदि पेशेंट में उपलब्ध हैं उनका भी साइड बाय साइड ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। मोनिका शैलेश स्वामी, उन्होंने पूछा है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और इर्रेगुलर ब्लीडिंग, इसके बारे में पूछा है। तो पहले ये समझ लें कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या है। जब लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक ड्यू टू मच सेल्स, तब इसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस में अनवांटेड सेल्स पैदा हो जाते हैं, तब थिकनेस उत्पन्न होती है, इसी को हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और इसके कारण भी इर्रेगुलर ब्लीडिंग पेशेंट में हो सकती है। हार्मोनल टेस्ट करा लें, उसके में कोई विकृति हो तो उसकी चिकित्सा भी आपको करना है। लोअर एब्डोमिनल पेन भी इस रोग में हो सकता है। लोअर एब्डोमिन पेन हो तो इसमें कटिबस्ती, पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत का प्रयोग करें। इसके अलावा दशमूलारिष्ट और अशोकारिष्ट 2 चम्मच, दशमूलारिष्ट अशोकारिष्ट 2 चम्मच, इतना ही पानी मिला के दोनों टाइम इसका सेवन पेशेंट में कराएं। पुष्यानुक चूर्ण भी इसमें लाभ करेगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ सेवन कराएं। लगातार 3 महीने तक ये दवाई दें, निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। आज के इस लेक्चर में, जो कल मैं नाम नहीं ले पाया था, आज मैं भूलूंगा नहीं, हमारे डॉक्टर नवीन जी, जो कि आयुष दर्पण के चीफ एडिटर हैं, नवयोग और बहुत लगनशील और कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, मुकम्बिका रचना जी, विकास महाजन जी, डॉक्टर रेखा वर्मा, पूनम ठाकुर जी, गौरव पारधी, KN गंगवार, सुनील रातौरी, DK श्रीवास्तव जी, पंकज शुक्ला जी, सोनम गोहाने, शिल्पा पालस्कर जी, मुबिन मुल्ला जी, संतोष सिंह, अदिति त्रिपाठी, मनोरंजन साहू, आनंद आयुर्वेद,
स्वाति अंकुर त्रिपाठी, सविता पटेल, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सोनल पटेल, हरजीत सिंह, प्रशांत जी, बन्ना पाठक, अरुण शर्मा, आरबी प्रजापति जी, माधव मिश्रा, इंद्रजीत प्रजापति, शैलेश भलाला जी, विकास चौधरी, संजय, राज अग्रवाल, महेंद्र चतुर्वेदी जी, भानु टांक, कविता शर्मा, संदीप शुक्ला जी, ये सब उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब आइए आज का जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। तमक श्वास। तमक श्वास बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है, बहुत ही तकलीफदेह व्याधि है। मेरा ऐसा अनुभव है कि 1 वर्ष का पुराना यदि तमक श्वास का पेशेंट है वो बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद वाला तमक श्वास प्रत्याख्य करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेशेंट को दवा देते रहेंगे, पेशेंट को लाभ होगा। बंद कर देंगे तकलीफ हो जाएगी। तो पेशेंट को प्रत्याख्य बता दें, और जो अहितहार विहार से है जिसके कारण ये तमक श्वास हुआ है उसके बारे में भी पेशेंट को शिक्षित करें। तमक श्वास के लक्षण ब्रोंकियल अस्थमा से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यह प्राणवाह स्रोतस की व्याधि है। दोष दूष्य और स्रोतस समान होने से हिक्का श्वास का वर्णन आचार्य चरक ने एक साथ किया है और इसका उद्भव स्थान बताया है पित्त स्थान। पित्त स्थान समुद्भव। इसके अलावा आम का संचय और अग्निमांद, इसका बड़ा महत्व है तमक श्वास की उत्पत्ति में। कफ वातात्म कावेतो पित्त स्थान समुद्भव, हृदय सरसादि नाम धातु नाम गौरव चोपशोषौ। निदान देखें। इसके पहले श्वास कष्टों में डिस्निया मुख्य लक्षण होता है। डिस्निया श्वास लेने में कठिनाई ज़्यादा होती है, उसी को ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। निदानों में धूल, धूप, वायु सेवन, शीत स्थान में निवास करना, रजसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानाम सेवनात्, व्यायामाद ग्राम धर्माद रूक्षान विश्वासनाथ, ये इसके निदान है। संप्राप्ति, कफ के साथ कुपित वायु, प्राण, अन्न एवं उदक वह स्रोतस को रोककर तथा कफ द्वारा स्वयं रुकी वायु शरीर में फैलकर विभिन्न स्रोतों में गमन करती है। फलस्वरूप तमक श्वास की उत्पत्ति होती है। यदा स्रोतानि संरुद्ध मारुतः कफ पूर्वकः विश्वक ब्रजति संरुद्धता श्वासान करोति सः। आइए लक्षण समझें। तो मुख्य लक्षण होता है श्वास कष्ट, और पेशेंट को ऐसा लगेगा तमह प्रवेश, अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होगी। निश्चेष्ट, बार बार काश, और काश के साथ कफ निकलने पर थोड़ा सा आराम। स्वरभेद, ज़्यादा खांसते खांसते स्वरभेद हो जाता है। बोलने में बहुत ही कष्ट होता है। लेट जाए तो तकलीफ होती है, बैठने में थोड़ा आराम मिलता है। आसीनो लभते शांति, उष्ण पदार्थों के सेवन करने से आराम मिलता है। माथे में पसीना, शीत ऋतु में यह तकलीफ ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में भी यह तकलीफ होती है। प्रातःकाल श्वास की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और आंखें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ये मुख्य लक्षण है। तमक श्वास के 2 भेद बताए गए हैं। एक तो प्रतमक, तमक श्वास के लक्षणों के साथ ज्वर और मूर्छा की उत्पत्ति हो तो उसको बोलते हैं प्रतमक। और संतमक में उदावर्त, रज, अजीर्ण, आर्द्रता,
अनर्था विधि और अंधकार से वृद्धि हो जाती है। अंधकार में जाए तो श्वास की वृद्धि होती है और शीत द्रव्यों से शांति होती है। ज्वरो मूर्छा परितस्य विद्याद संतम कम दुतम उदावर्त रजो अजीर्ण किन्न काय निरोधता तमसा भरते अत्य शीत श्यासु प्रसामति मंजता तमसी वास विद्याद संतम कम दुतम। ये चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विशिष्ट लक्षणों में बैरल शेप्ड चेस्ट, रॉल्स एंड रोंकाई प्रेजेंट होते हैं और घरघराहट उत्पन्न होती है। ये 3-4 लक्षण मुख्य रूप से तमक श्वास के होते हैं। साध्यासाता में महा, ऊर्ध और छिन्न, मेहोर्ध, छिन्न, तमक, शुद्र भेद पंचधा 5 प्रकार के श्वास होते हैं। उसमें महा, ऊर्ध और छिन्न ये असाध्य होते हैं। तमक श्वास अगर कोई उपद्रव न हो, रोगी बलवान हो तो निश्चित रूप से साध्य होता है, लेकिन अगर दुर्बल रोगी है, क्षीण रोगी है तो यह असाध्य होता है। इसके अलावा क्षुद्र श्वास भी साध्य की श्रेणी में आता है। मुख्यतः तमक श्वास के ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्षुद्र श्वास तो परिश्रम से होता है, आराम करेगा ठीक हो जाएगा। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास ये असाध्य हैं, इसलिए बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो तमक श्वास के बारे में चिकित्सा करना है। आइए चिकित्सा पर विचार करें। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जनम, सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। वक्ष प्रदेश में लवण, सेंधा नमक और तिल तैल, मान लीजिए 50 ml तिल तैल है तो 10 ग्राम सेंधो डाल करके पका लीजिए और इससे वक्ष प्रदेश में मालिश करें। और मालिश करने के बाद नाड़ी श्वेद या संकर श्वेद, स्निग्ध श्वेद आदि करने से कफ जो चिपका हुआ है वो पिघल करके बाहर कोष्ठ में आता है, जिससे जो सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। कफ अर्धते नावनम मूर्धनम नहीं हिक्का श्वासादितम स्निग्ध ही आदो सोदय उपाचरित आगतम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरी है। इससे काफी रोगियों को आराम मिलता है। कफ की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसमें पहले वमन कराना चाहिए। कफ वर्धा का आहार दे करके वमन करा दें। कफ निकलने के बाद रोगी को आराम की अनुभूति होती है। इसके अलावा धूमपान, यौ को रात्रि भर घृत में रखिए, प्रातःकाल उसको धूम नेत्र में रख करके धूमपान करें। इससे रोगी को तत्काल आराम मिलता है। काश, स्वरभंग होने पर श्वास में वमन कराना चाहिए और तमक में हमेशा विरेचन कराना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। स्वरभंग हो और काश हो। काशनो छर्दनम दद्यात स्वरभंगे च बुद्धिमान और तम केतु विरेचनम। तम के तमक श्वास हो प्योर, कफ का अधिक न हो तो सीधा विरेचन देना चाहिए। वात कफनाशक ट्रीटमेंट दें या वात कारक कफनाशक या वातनाशक कफ कारक। वात कृद्वा कफरम कफ कृद्वा अनिलापहम कार्यम नैकांतिकम ताभ्यम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। और जब जीर्ण तमक श्वास हो जाए तो उसमें ब्रह्मण चिकित्सा करना चाहिए। बारी बारी से कर्षण ब्रह्मण। सर्वेषां ब्रह्मणम यल्प्य शक्यस्य प्रायशो भवेत् नात्यर्थ समनोपायो भृशो शक्यस्य कर्षणे। तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, आभ्यंतर स्नेहपान वासाघृत या त्रिउष्णाघृत से करके वमन करा दें। वमन के 15वें दिन विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर नस्यकर्म। नस्यकर्म बहुत उपयोगी है। धूम्रपान, ये चिकित्सा क्रम है। नस्यकर्म में औषधियाँ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी औषधियों से आप नस्य करा सकते हैं। अब आइए
कुछ औषधियाँ जो अनुभूत हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। एक तो भारंगी और नागर मोथा। भारंगी 10 ग्राम, नागर मोथा 10 ग्राम। इसका कल्क निर्माण करके गर्म पानी के साथ सेवन करें लगातार 21 दिन। गुड़ और सरसों का तेल 10 ग्राम गुड़, 10 ml सरसों, इन दोनों को मिला करके 3 सप्ताह तक प्रयोग करें, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। विभीतक चूर्ण 10 ग्राम शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसा मैंने पहले बताया, घृत सिद्धित यौ का धूम्रपान। और प्यास यदि लगे पेशेंट को तो हमेशा दशमूल का काढ़ा या देवदारू का काढ़ा पिलाना चाहिए। दशमूल का काढ़ा या देवदारू का काढ़ा। गुड़ और सौंठ का प्रयोग। गुड़ 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, दिन में 2 बार लेवें और इसी का अवपीड़न नस्य देवें। अवपीड़न नस्य बहुत ही श्रेष्ठ है इसका। गुड़ और सौंठ 5-5 ग्राम लेके पानी में घोल लीजिए और कपड़े से छान करके इसका नस्य दीजिए, अवपीड़न नस्य। तमक श्वास के वेग ज़्यादा यदि उत्पन्न हो रहे हों, ऐसी अवस्था में प्याज, लहसुन और गाजर, प्याज, लहसुन और गाजर, इनका सुरस पेशेंट को 4 से 6 बूंद दिन में 2 बार डालें या 1-1 घंटे के अंदर डालें तो पेशेंट को जो वेग आते हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वेग आना बंद हो जाएंगे। लहसुन, प्याज और गाजर, इसका सुरस थोड़ा उष्ण कर लें और विधि पूर्वक जो नस्य की विधि है उसके अनुसार से प्रयोग करें। कुछ रस औषधियाँ हैं। श्वास कुठार रस 125 मिलीग्राम, टंकण 250 मिलीग्राम, रस पिपरी 125 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 या 4 मात्राएं भी इसका प्रयोग करें। क्योंकि मुहुर्मुहु श्वास काश में मुहुर्मुहु दवा देना चाहिए। श्वास के रोगी 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो कफाध्यक्ष वाले जिसमें कफ ज़्यादा निकलता है, ऐसे में कफ केतु रस 250 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार दें। और जिसमें कफ न निकल रहा हो, ऐसे में श्वास कुठार रस, टंकण भस्म भी मिला। टंकण जो है कफ को निस्सार करती, कफ को निकालती है। श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम। ये पुड़िया 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंतराल से वासावलेह या शहद के साथ देवें। इसके अलावा काढ़ों में दशमूल क्वाथ और भारंग्यादि क्वाथ, भारंग्यादि क्वाथ भी दिन में कम से कम 3 बार खाली पेट में कुनकुना सेवन कराएं। आसो अरिष्ट में कनकासो 2 चम्मच और पिपल्यासो 4 चम्मच बराबर पानी में मिला करके भोजन के बाद सेवन पेशेंट का कराएं। एक आता है वासादि क्वाथ। वासादि क्वाथ भी भारंग्यादि क्वाथ के ही समान है, दोनों लाभप्रद हैं। बारी बारी से इनका प्रयोग करें। अभ्यंतर स्नेहपान कराना है तो मैंने बताया था त्रिउष्णात घृत, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और गुड़, इससे त्रिउष्णात घृत बनता है। या वासा घृत से, वासा घृत का संसमनार्थ भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच भोजन के काल में, भोजन के पहले आधा घंटा पहले दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इसके अलावा विजयवटी ये भी ब्रोंकोडायलेटर है, अच्छा काम करती है। 2-2 गोली दिन में 3 या 4 बार देवें। कफाधिक हो तो व्योसादि बटी, इसका सेवन कराएं। सोम चूर्ण का सेवन भी 5 ग्राम दिन में 3 या 4 बार कराएं। और वेग आने पर सोमलता फांट बना के रखें, क्योंकि इसमें इफिड्रीन होता है, पेशेंट को तत्काल आराम प्राप्त होता है, इसलिए सोम फांट का प्रयोग करना चाहिए। कूसमांड का चूर्ण
कूष्मांड का चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा चूर्ण कफाधिक्य हो, कफ ज़्यादा निकल रहा हो तो ताली आदि चूर्ण हर 2-2 घंटे में 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ देना चाहिए। यदि कफ न निकलता हो तो सीतोफल आदि चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ दें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दिन भर जो पानी पिए पेशेंट, वो शुंठी, पिपली, अजवाइन इन तीनों को मिला करके सिद्ध कर लें। 20-20 ग्राम तीनों ले लें, 1 लीटर पानी डाल करके एक बार बॉईल करें और फिर उसको ठंडा होने दें, छान लें। कुनकुना ही इसको दिन भर जब भी प्यास लगे तो इसी जल का सेवन करें। इससे भी काफ़ी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, खाना ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। दही, तली मली चीज़ें, अचार वगैरह ये बिल्कुल बंद कर दें। आधा इलाज तो परहेज है, ख़ास तौर से श्वास के रोगियों में। इसके अलावा प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्राणायाम जैसे कपालभाति। दूसरा, उष्णजन्य प्राणायाम जैसे कपालभाति हुआ, शीघ्र श्वसन हुआ। जो उष्ण प्रभाव के हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम, इनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। साथ साथ में सूर्य नमस्कार भी करें ताकि पूरे शरीर का लचीलापन बना रहे। और निश्चित है, जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो श्वास की वृद्धि होगी, सांस जल्दी जल्दी लेंगे, पेशेंट को अच्छा लगेगा। ऋतु के अनुसार से भी थोड़ा से आप आचार विचार का परिवर्तन कर सकते हैं। शीत ऋतु है, उसका ध्यान रखें। ठंडी ऋतु है तो ठंडी ऋतु में ध्यान रखें, क्योंकि ठंडी ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है तमक श्वास। तो इस तरीके से कुछ मैंने आपके सामने तमक श्वास के बारे में अपने विचार रखे। आशा है आपको पसंद आया होगा। कल फिर इसी वक्त उपस्थित होंगे एक नया विषय लेकर। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।